हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश शर्मा और मेरे साथ हैं सुशांत सर, जो कि यहीं पे सिविल इंजीनियरिंग के फैकल्टी हैं। तो आज जो ये वीडियो है, ये हम बना रहे हैं जेकेएसएसबी जेई के सिलेबस के ऊपर, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और जिनको पढ़ के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो है ऑप्ट कर सकते हो। तो सुशांत सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है 19 ऑफ नवंबर। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आई होप। और कुछ बच्चे जो कभी कभी ये भी जानना चाहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी सोचते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कवर कर ले एंड टाइम में, जिससे हमें क्या है और ज्यादा स्कोर करने का मौका मिल जाए। तो यहीं पे आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उसके हिसाब से, उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हमने कुछ टॉपिक्स को बाइफरकेट किया है और उसमें से हम आपको बताएंगे कि आप ये पढ़ने से मोस्टली चांसेस होंगे 90% या 95% प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे और आप बेस्ट स्कोर वहां से आप निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं सिलेबस की, और राकेश सर यहाँ पे एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। लीजिए सर, फर्स्ट सब्जेक्ट। थैंक यू सर। तो सुशांत सर ने जैसा आप सभी को बताया कि हमने कुछ टॉपिक्स जो है निकाले हैं, बाइफरकेट किए हैं, फिल्टर्ड किए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्जेक्ट सर के हैं वो सर डिस्कस करेंगे, कुछ सब्जेक्ट जो मेरे हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो है हाईवे। तो सर आपको पता ही है कि हाईवे जेकेएसएस में तो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है। और टॉपिक्स कितने हैं? सिर्फ 5। लेकिन 5 में से भी जो पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक है उसमें से बहुत ही लीस्ट पूछा जाता है। वहां से सिर्फ एक आधा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, और सिर्फ जो उनके ऊपर क्रॉस फ्लो प्रोवाइडेड था उसके बारे में पूछ सकता है। और जो आपके 20 ईयर्स प्लान्स थे उसमें से कोई एक छोटा चीज पूछ सकता है, वरना वहां से रेयरली एक ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन कहां से रहेगा? वो रहेगा आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन से। ज्योमेट्रिक डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है। और सर ने भी मुझसे डिस्कस किया था कि सर ज्योमेट्रिक डिजाइन की कवरेज जो है इनके सिलेबस में काफी ज्यादा है। तो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कौन कौन से, सुपर एलिवेशन से क्वेश्चंस हैं, ट्रांजिशन कर्व से क्वेश्चंस हैं। वैसे जो 4 पार्ट हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन के, पहला आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, उसमें से कम पूछा जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट है आपका साइट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, यहां से काफी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेमेंट डिजाइन। अब यहाँ पे एक चैप्टर आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से कोई क्वेश्चन नहीं है, और एक आधा क्वेश्चन कभी पूछा होगा तो वो सिर्फ इतना पूछा होगा कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही बेसिक जो है चीजें पूछी हुई। लेकिन जो आपका पेमेंट डिजाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट डिजाइन में जो हमारे अलग अलग फ्लेक्सिबल मेथड और जो रिजिड मेथड हैं जिनसे हम बनाते हैं पेमेंट को, उसमें से काफी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको मेनली देखना है। इसमें मेनली जो आप देखोगे रिजिड पेमेंट, अगर आप देखो तो उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिजाइन ऑफ जॉइंट और स्ट्रेसेस से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट आपका पेमेंट मटेरियल। तो पेमेंट मटेरियल में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपके बिटुमिन के जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, किस, जैसे पेनिट्रेशन टेस्ट है तो किस में मेजर करते हैं भाई, 1/10 mm में मेजर करते हैं। जैसे डक्टिलिटी है तो लेंथ में मेजर करते हैं। ये बेसिक चीज है। थोड़ा बहुत फ्लैकीनेस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, या फिर जो बेसिक चीजें कि अगर मुझे फ्लैकी एग्रीगेट रखना है अपने कंस्ट्रक्शन में तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर टफनेस देखेंगे तो उसमें एग्रीगेट की टफनेस की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, किन में हम इनको मेजर करते हैं। तो ये बेसिक सा रहेगा। लेकिन जो मेजर क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो रहेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन से। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से कम आपसे 5 से 6 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का इन दोनों से पूछेगा, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स, जो सर डिस्कस करेंगे आपसे। थैंक यू सर। तो बात करते हैं हम लोग बेसिकली किसकी, सॉइल मैकेनिक्स की। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स भी सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और हर एग्जाम में आप कहीं पे भी बैठोगे तो आपको इससे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने मेंशन किया है 10 मार्क्स के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला निकल के आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडेक्स प्रॉपर्टी में जैसे हो गया आपका जो अलग अलग प्रॉपर्टी, लिक्विड लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, प्लास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, टफनेस इंडेक्स हो गए। इससे पहले वाला भी आता है जो आपका 3 फेज सिस्टम हो गया, जहां पे आप वॉइड रेशियो पढ़ते हो, वाटर कंटेंट, बल्क डेंसिटी, जितने भी अलग अलग टाइप की चीजें, उनके मेजरमेंट कैसे करोगे, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा सॉइल क्लासिफिकेशन, जिसमें अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, उसमें जितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, अभी तो हम लोग नाम उतना नहीं ले पाएंगे, बट इसमें जितने सारे टॉपिक्स मेंशन है आपको उनके बेसिक्स याद होने चाहिए।
आपको डिटेल में जाके नहीं एनालिसिस आपसे करवाएगा, बट आपको बेसिक्स पूछ लेगा। गैप ग्रेडेड क्या होता है, यूनिफॉर्म ग्रेडेड क्या होता है, ये सारी चीजें कम से कम आपको ये 2 टॉपिक से पता होनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और हर एग्जाम की बात है। सॉइल में कहीं से भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से जरूर उसके दिमाग में आता ही है। सेकेंड चीज आ जाती है आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस का प्रिंसिपल। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, वो एक आध छोटा क्वेश्चन बना देगा, बोल देगा कैपिलैरिटी यहाँ पे पहुंच गई, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे है, तो कैपिलैरिटी का क्या असर होगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ऐसे कुछ आपको सवाल वहां से दे सकता है। बोल देगा कि अगर वाटर टेबल ऊपर चले जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन सिंपल देगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं देगा। थर्ड है आपका कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है, क्योंकि बेसिकली यही एक तरीके का, कभी भी आप जब बिल्डिंग बनाओगे तो सॉइल के अंदर क्या होती है, कंप्रेशन होती है, तो इसमें 2 टॉपिक्स बहुत आसान भी है और आपको सवाल भी बहुत मिलेंगे, जैसे कंसोलिडेशन क्या है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है। उसके बाद सर कॉम्पैक्शन हो गया, जो आपका ग्राफ होता है, जो ड्राई डेंसिटी का आपका ग्राफ बनेगा, आप ड्राई डेंसिटी के टर्म्स में जीरो थियोरेटिकल वॉइड लाइन, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब आपको कंसोलिडेशन कॉम्पैक्शन से पूछेगा। फिर जब कंसोलिडेशन में आप आगे जाओगे तो रिलेशंस आते हैं अलग अलग, जो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, उनमें रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिखेगी। सीपेज एंड परमेबिलिटी भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर जगह आएगा, इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ते हो, ये चीज आप हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ते हो, तो एक ही जगह वो यहाँ से क्या कर सकता है, इसको कवर कर सकता है। तो सीपेज भी जरूरी है और परमेबिलिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे अगर हम चलेंगे, एक और मैं आपको टॉपिक बताऊं, जैसे शियर स्ट्रेंथ हो गया, उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थ प्रेशर थियरी हो गया, उससे भी आपको देखने को मिलेंगे, रेयरली, यस सर, रेयरली। तो हमें यहाँ पे उसको रखना है, हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, ऐसा बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हाँ पूछेगा, जैसे डायरेक्ट शेयर टेस्ट पूछ लिया, क्यों करते हैं, हो सकता है ट्राइक्सियल पूछ ले, हो सकता है अनकन्फाइंड पूछ ले। ट्राइक्सियल में ये पूछेगा कि ये बताइए डिविएटर स्ट्रेस क्या आएगा, हो सकता है ट्राइक्सियल में कन्फाइनिंग प्रेशर क्या आएगा, ये सब चीजें पूछेगी, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट में आ जाते हैं जो हमारा फाउंडेशन का मेन पोर्शन होता है, बियरिंग कैपेसिटी। जो बियरिंग कैपेसिटी के अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट मेथड कौन सा है, या जो एनालिटिकल मेथड कौन सा है, फील्ड मेथड कौन सा है, उसके बाद शैलो और डीप फाउंडेशन में आप इनको कैसे इस्तेमाल करोगे। बेसिकली अगर हम बात करें बियरिंग कैपेसिटी की, तो फॉर्मूलेस आपसे पूछेगा, तरजागी की इक्वेशन, जो आप सर्कुलर के लिए क्या निकालते हो, आप स्क्वायर के लिए क्या निकालते हो, रेक्टेंगुलर के लिए क्या निकालते हो, जो सीएनसी, ये डायरेक्ट आपसे इक्वेशन उठा के पूछेगा। हो सकता है ये भी पूछ ले वाटर टेबल का, उसमें करेक्शन क्या लगेगा। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से, सॉइल मैकेनिक्स से आपको पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का आता है, बेसिक्स पढ़ के जाइएगा, इतना जरूर है। 8 to 10 मार्क्स आपको, 8 मार्क्स तो आप मिनिमम से स्कोर कर लो। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे सर ने बोला, ये आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका बियरिंग कैपेसिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बियरिंग कैपेसिटी है इट्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका शैलो डीप, यहाँ से काफी क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है कि अगर सॉइल मैकेनिक्स की बात करो तो जनरली 6/4 का रेशियो रहेगा, इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं है। वैसे कभी कभार ना 12 मार्क्स का भी आ रखा है, 11 मार्क्स का भी आ रखा है, क्योंकि सॉइल है, ठीक है। सॉइल में थोड़ा ऊपर नीचे हम जा सकते हैं, और आपने प्रीवियसली देखे होंगे इसमें एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकता है। इसमें एक सर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला, वो है आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ से जो सर ने बोला ये भी इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये है, मोस्ट कवरेज जो है इन जगह से रहेगी, और अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो सर तो आप बोल सकते हो। मैक्सिमम पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब देखिए पॉइंट्स तो देखिए ओवरऑल 13 टॉपिक्स बनते हैं सॉइल में, तो आप बाकी जितने भी टॉपिक्स है, जैसे एक्टिव अर्थ प्रेशर में आप क्या पढ़िएगा, जैसे वहां पढ़ लीजिएगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्टिव का, पैसिव का, रेस्ट का, उसमें एक ग्राफ बनता है जो आपका, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीजें, जो कुछ कुछ चीजें, वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे कवर कर लीजिएगा, मैक्सिमम चीजें आपकी सॉइल से कवर हो जाएगी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो सर आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताएंगे, आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। देखिए, जैसे सॉइल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जेकेएसएसबी में इरिगेशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार 12 मार्क्स तक का भी आ रखा है, और इसमें हाइड्रोलॉजी भी लिखा हुआ है मैंने, तो हाइड्रोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इरिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, और यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, जिसमें हम क्या निकालते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, कितनी रिक्वायरमेंट है हमें क्या रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट दे रखा होगा, अच्छा इतना फील्ड कैपेसिटी है, इतना विल्टिंग पॉइंट है, बोलेगा कितना पानी देना पड़ेगा खेत के अंदर, ठीक है। और वाटर रिक्वायरमेंट में तो तुम्हें पता ही है, डेल्टा ड्यूटी से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ये 2 ऐसे जगह जहां से फिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट यूनिट जो है तुम्हारी, जिसमें बेसिक है, उसमें ना मेथड से रह सकता है कि जो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन हम यूज करते हैं, जैसे बोल देगा ड्रिप इरिगेशन कहां पे यूज होता है, या फ्यूरो इरिगेशन कहां पे यूज होता है, किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है वो, लेकिन एक क्वेश्चन वहां से जरूर रहेगा
कि अगर बोलेगा कि भाई हम जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन कौन सी इरिगेशन में लगाते हैं, तो जो लाइन में लगेंगी रोज में क्रॉप ग्रो होती है उनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रो क्रॉप, और वहां पे फ्यूरो इरिगेशन जनरली हम ऑप्ट करते हैं। तो पूछेगा स्प्रिंकलर इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, या कौन से इरिगेशन की मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगी, बेसिक चीजें वहां से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डेल्टा ड्यूटी, आपको पता है यहां से काफी क्वेश्चन रहता है। एफिशिएंसीज ऑफ इरिगेशन, आपका कल्चरेबल कमांड एरिया या नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया पूछ सकता है कि भाई ये कल्चरेबल कमांड एरिया इतना है, इतना डिस्चार्ज आ रहा है, बताओ ड्यूटी कितना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है कि, और तुम्हें पता ही है सीधा रिलेशन है डिस्चार्ज ड्यूटी और एरिया के बीच में, वो हमने क्लास में कवर कर रखा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी टॉपिक को दूंगा। इसके अंदर आपके पास जो है ट्रांसपीरेशन है, जो जनरली हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इवेपो ट्रांसपीरेशन, उसमें टेक्निक से भी क्वेश्चन ला रखे हैं। जैसे उन्होंने पूछ लिया था पेनमैन्स इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आपको हर एक चीज डिटेल में बता रखी है क्लास में, सर आप डिटेल में पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आता है कैनाल डिजाइन। अब कैनाल डिजाइन में कैनेडी से तो क्वेश्चन कम ही रहता है, ज्यादातर लेसी से रहता है, तो लेसी को आप डिटेल में करके जाओ, सब कुछ वहां से रहेगा, ठीक है। लेसी में जितने भी डिजाइन फॉर्मूले हैं डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, आजकल जो टॉपिक हम बिल्कुल नहीं हटा सकते वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, क्योंकि हर एग्जाम में क्रॉस ड्रेनेज वर्क से 1-2 मार्क्स का तो पूछ ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कैनाल हेडवर्क, यहां से भी क्वेश्चन रह सकता है। नेक्स्ट आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क, जहां पे ग्रोइंस ये सब इनसे क्वेश्चन रहते हैं, जो भी हम रिवर ट्रेनिंग करते हैं, यानी रिवर के बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। डैम से भी जो क्वेश्चन रहेगा वो मेनली आपके पास ग्रेविटी डैम से रहेगा, अर्दन डैम से नहीं रहेगा, लेकिन मैंने क्लास में अर्दन डैम भी करवा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पे अगर मैं टॉपिक इंक्लूड करना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, जहां पे टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, कैनाल डिजाइन में लेसी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बहुत ही छोटा टॉपिक है। कैनाल हेडवर्क में अगर मैं बोलूं तो कैनाल फॉल्स आप पढ़ के जाओ, कैनाल फॉल्स से ज्यादा क्वेश्चन आपके रहते हैं। और दूसरा आपका आउटलेट, जिनको मॉड्यूल बोलते हैं, वहां से काफी क्वेश्चन है। और ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम नहीं पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन उससे कभी पूछा नहीं जाता। और रिवर ट्रेनिंग वर्क में भी मेंडरिंग से क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है, इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ग्रोइंस रखना है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोग्राफ का थोड़ा सर आप बता दीजिए मेनली। सर अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट की, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में, तो हाइड्रोलॉजी वाले पार्ट से यहाँ पे सिलेबस में बहुत ज्यादा चीजें मेंशन नहीं है। बेसिकली उन्होंने हाइड्रोग्राफ से कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उन्होंने मेंशन कर रखा है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जनरली आप जानते हो, जो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट साइकिल पढ़ते हैं, उसके जितने कंपोनेंट होंगे आप वो पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन, बेस फ्लो, उसके बाद आपका सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ, ये सारी चीजें क्या क्या होती है उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अगर उसने मेंशन कर दिया है तो कभी कभी चांसेस बन जाते हैं कि कहीं उसने प्रेसिपिटेशन ये सारी चीजें मेंशन कर दी है, हो सकता है वो पूछ ले। जैसे प्रेसिपिटेशन में आप ये पढ़ लीजिएगा कौन सा रेन गेज यूज करते हैं, कहाँ यूज करें, क्योंकि चांसेस होते हैं। क्योंकि इस बार भी एसएससी जेई भी अगर आप पेपर देखोगे तो उनमें ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है। जैसे कभी पूछ लेगा डिकेंस फॉर्मूला क्या है, राइट्स फॉर्मूला क्या है, उसमें कितना पावर इस्तेमाल होता है, वो जो आप 3/4 पढ़ते हो, 2/3 पढ़ते हो, तो ये चीजें। उसके बाद हाइड्रोग्राफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहां से आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोग्राफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल। उसके बाद ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, आजकल यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक्यूफर क्या है, एक्यूटार्ड क्या है, एक्यूफ्लूड क्या है, एक्यूफ्यूज क्या है, और आपको वो खासकर क्या करेगा, ये चार को एक जगह पूछने के लिए वो क्या करेगा, मैच द फॉलोइंग बना देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अलग अलग पूछेगा तो 4 सवाल बनाने पड़ेंगे। मैच द फॉलोइंग वो सारी चीजें आपकी एक ही जगह वो चेक कर लेगा, तो यहाँ से ये मैच द फॉलोइंग बन सकता है। उसके बाद यहाँ से आपको जो वेल हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट है कि जो डिस्चार्ज थ्रू आपका कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर का फॉर्मूला पूछेगा, जो आप थीम्स इक्वेशन, डुपिट्स इक्वेशन आप जो पढ़ते हो, तो ये चीज, हाँ ये चीज आपको, हाँ ये चीज यहाँ पे भी मिल जाएगी। और मोस्टली यहाँ से सिर्फ आपको फॉर्मूला पूछेगा, उससे ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं। एक चीज आप खासकर पढ़ के जाइएगा, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू, जो हम पोरोसिटी लिखते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या परमेबिलिटी पढ़ लेते हैं बट बच्चे ट्रांसमिसिबिलिटी नहीं पढ़ते। तो ये सारी चीजों को आप कवर करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है, और रिसेंट टाइम्स में आए हैं। रिसेंट टाइम्स में आप कोई भी एग्जाम में अगर उठ के जाइएगा तो रिसेंट टाइम्स में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। क्लियर? तो ये बात हो गई। क्योंकि सर इसमें ना ये जो टॉपिक है ये आपका एनवायरनमेंट में भी है, कई जगह पे इंक्लूड है। बिल्कुल, सोर्सेस ऑफ वाटर में ये चीज आपको देखने और ये सॉइल में भी है, तो ये तीनों का कॉमन है। इसीलिए सर ने जो चीजें बोली है उनको बिल्कुल अच्छे से फोकस करके ध्यान से ये सारी चीजें कवर करनी है, और फिर इसको जो है अच्छे से अप्रोच करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी आपको कितने के लिए दिखेगा, 10 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, 10 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा क्या, आरसीसी। नेक्स्ट है हमारा क्या, आरसीसी। अब आरसीसी की अगर मैं बात करूं बेसिक, तो आपको कोडल प्रोविजन ज्यादा याद रखने हैं। ये सारी चीजें दिख रही है, इसका आपको कोडल प्रोविजन, जैसे मैं एग्जांपल लूं, डब्ल्यूएसएम मॉड्यूलर रेशो, सिंपल सी कहानी, डब्ल्यूएसएम मॉड्यूलर रेशो आपसे एक सवाल पूछेगा। एलएसएम, एलएसएम क्या होता है, सेफ्टी क्या है, आप डिजाइन स्ट्रेंथ किसको कंसिडर करोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको लोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके बाद आप जो इसमें क्या लेते हो, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हो, जैसे डेड लोड का कॉम्बिनेशन, लाइव लोड का कॉम्बिनेशन, अर्थक्वेक लोड के लिए कौन सा आईएस कोड है, जैसे 875 पार्ट 1 किसके लिए, डेड लोड के लिए, 875 पार्ट 2, उसके बाद अर्थक्वेक लोड के लिए कौन सा आईएस कोड लोगे। तो ये सारी चीजें आपको डब्ल्यूएसएम एलएसएम के डिजाइन कॉन्सेप्ट, जैसे आप डिजाइन स्ट्रेंथ या अगर नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बीम का कितना लोगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यूब का कितना लोगे, ये सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्रैकिंग मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेगी, आपको कंपैरिजन एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में देखने को मिलेगा, जहां पे एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के डिजाइन कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सर मेनली जैसे है कोडल प्रोविजन से, जैसे सर ने कहा कि जो आपके जितने भी डिजाइन कंसेप्ट्स यूज होते हैं उस डिजाइन को करने के लिए, डिजाइन नहीं पूछेगा आपसे, डिजाइन के न्यूमेरिकल बहुत बिल्कुल बेसिक नॉमिनल कवर या क्लियर कवर आप पढ़ के जाते हो, अलग अलग स्लैब का क्या होगा, बीम का क्या होगा, फुटिंग्स का क्या होगा, कॉलम का। सीवियर कंडीशन, आप कौन सा कंक्रीट यूज करोगे, माइल्ड कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है, वेरी सीवियर है, टाइडल जोन में कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे, उसका ग्रेड क्या होगा, ये सारी चीजें। हाँ, वाटर सीमेंट रेशियो पूछ लेगा, तो आप वाटर सीमेंट रेशियो सबसे पहले का पढ़ के जाएगा, जो माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन, तो ये सारी चीजें वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आपका, जैसे देखो हमने पहले भी बात कर रखी है, किसी भी बॉडी पे अगर किसी भी बीम या क्रॉस सेक्शन पे जैसे अलग अलग फोर्सेस आते हैं, तो उसके कारण क्या डेवलप हो सकता है, वो फील किस में कर सकता है, फ्लेक्सर में, शियर में, कंप्रेशन में या आपका टॉर्शन में। तो यही चार चीजों को एलएसएम में कंबाइन करके उसने एक टॉपिक बना दिया है। किस में फेल कर सकता है, अगर मुझे मेरे बीम को बचाना है तो यही चार कंडीशन से बचाना है, क्योंकि उसके ऊपर आने वाले चार फोर्सेस के कारण जो फेलियर आ रहा है वो यही आ रहा है। तो अगर मुझे उसको बचाना है तो मुझे ये कंडीशन से बचाना है, तो इसलिए उसने क्या किया, इसको आरसीसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एनी एग्जाम, एईजे के लिए आप कभी भी करोगे, ये सारे आपको इसके और बेसिक क्या याद होने चाहिए, डिजाइन प्रोविजन। फिर जैसे सिंगली रीइंफोर्स क्या होगा, एक्सयू लिमिट क्या है, एक्सयू डिपेंड किस पे करता है, एएसटी पे करेगा या एफवाई पे करेगा, एफएस, हाँ, डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कितना फॉर्मूला, लीवर आर्म क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स क्या है, सिंगली रीइंफोर्स क्या है, डबली रीइंफोर्स क्या है, ओवर रीइंफोर्स क्या है, आप कौन सा प्रोवाइड करोगे, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर करनी है। डीप बीम का प्रोविजन, हाँ, फ्लैंज बीम, फ्लैंज बीम कैसे बनाओगे, उसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी जो बेंडिंग में पार्ट ले रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूछे। अब इसी में कहीं ना कहीं मैं आपको अगर अलग से बताऊं, बीम आ जाएगा, स्लैब आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा और फुटिंग आ जाएगा, ये चारों चीज आपको पढ़ के जाने, और चारों चीज हमने जनरली करवा भी रखे कहाँ पे, जो आपकी बैचेस या रिवीजन बैचेस में ये चारों चीज हो रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस में आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, बस बेसिक्स पढ़ के जाना है। प्री स्ट्रेस होता क्या है, प्री टेंशनिंग क्या है, पोस्ट टेंशनिंग क्या है, उनके अलग अलग मेथड क्या है, उनके कॉजेस क्या है, लॉसेस हो गए, वो सारी चीजें बस आपको पूछेगा। लास्ट में अगर हम आ जाए तो वन वे एंड टू वे स्लैब, इसमें बस आपको रेशो पूछता है, ये बताइए वन वे स्लैब कब कहलाएगा, टू वे स्लैब कब कहलाएगा, क्या होता है, कैसे होता है, उसके जितने भी कोडल प्रोविजन है, बेसिक कोडल प्रोविजन ये पूछेगा। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो सर आपको बताएंगे, आरसीसी के अंदर 15 मार्क्स में उसने कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर रखा है, जिसके बारे में आपको सर सारा आइडिया दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि 15 मार्क्स में आरसीसी की प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी भी है। प्लीज। बिल्कुल सर ने जैसे तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताया हर एक चीज, कि यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले कोडल प्रोविजन पता होने चाहिए, फिर आपको बोला कि भाई यहाँ पे जो जितने भी डिजाइन कंसेप्ट है वो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क्स इस चैप्टर को किया है, तो यहाँ पे 10 मार्क्स का कवरेज जो है इसी से रहेगा। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीधा डायरेक्ट टॉपिक ही लिखते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो जाएगा जैसे, बिल्कुल जैसे हमने बोला कि डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रहेंगे, जितने भी हमारे टेस्ट है उसके अंदर वो रहेंगे। वर्केबिलिटी किन किन मेथड से कर सकते हैं, वर्केबिलिटी के रिलेटेड रहेगा। आपकी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, एज ऑफ कंक्रीट हो गई, तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक। और कंक्रीट कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है और उसको हम कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कहाँ पे जैसे बोलेगा पीसीसी वर्क के लिए मिनिमम
आपका जो ग्रेड है वो कौन सा चाहिए होता है कंस्ट्रक्शन में, आरसीसी के लिए या वाटर जहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वहां पे कितना मिनिमम आपको चाहिए ग्रेड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ना कभी कभार मैंने जो क्वेश्चंस देखे प्रीवियसली, सीमेंट के चैप्टर से जो आपका वोजस कंपाउंड है ना वहां से काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। तो वोजस कंपाउंड C3S, C2S, C4AF, C3A ये सारे आप पढ़ लो, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लो, कितने दिन में इनका हाइड्रेशन होता है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट होती है सीमेंट के अंदर, ये सारी बेसिक चीजें, और टाइप ऑफ सीमेंट भी ध्यान रखना, वहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एड मिक्सचर, एड मिक्सचर से भी काफी क्वेश्चन जो है आपके पूछे हुए हैं। तो ये 3 टॉपिक है आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर जो वो 4 से 5 मार्क्स में जो है कवर करेगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के जो अब हो जाता है आपका ये 15 मार्क्स हो जाता है। तो इसमें जो एडिशनल रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरा जितना भी बेसिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीमेंट, सीमेंट में सीमेंट कैसे बनता है, वोजस कंपाउंड क्या है, और टाइप ऑफ सीमेंट। टेस्ट में बहुत ही एक आधा बार विकार्ट अपरेटस वाला जो रहता है जनरली उससे पूछा हुआ है, लेकिन बाकी टेस्ट से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन एड मिक्सचर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। बस वैल्यूज याद कर लीजिए, स्लम्प टेस्ट क्या होती है, बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या होती है, फ्लो वैल्यू टेस्ट क्या होती है, या बस आप एक बार बस आप बेसिक पढ़ के चले जाइएगा कि इनकी वैल्यूज क्या है, कौन से कंक्रीट के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बस बेसिक आप कवर कर लेना। आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जैसे एयर एंट्रेनिंग, सीमेंट या कंक्रीट, ये सारी चीजें अलग अलग जो है ये आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो बेसिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा, बेसिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सर, आपको इसका डिस्कशन बताएंगे सर्विंग। ओके, अब देखो सर्वेइंग एक और आसान सब्जेक्ट आ गया। देखो तो यहाँ पे छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट तो है नहीं। इसमें जो मेनली फर्स्ट चैप्टर रहेगा, फर्स्ट चैप्टर में से आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, अगर एक पॉइंट को डिनोट करना है तो उसके लिए 2 रेफरेंस पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं। यहाँ से आपका स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है पूछ लेता है, श्रिंक स्केल क्या है, या फिर आपका क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है चेन सर्वे। अब चेन सर्वे से एरर से ही क्वेश्चन रहता है कि जो हम डिफरेंट, जैसे करेक्शन से क्वेश्चन रहता है, आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप का फॉर्मूला क्या है, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल उसके बेस के ऊपर दे देगा, या बोल देगा कि ये करेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब चीजें पूछ लेता है। और आपका करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, यानी रॉन्ग चेन लेंथ की वजह से अगर आपने मेजरमेंट कर लिया तो उसे करेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आधा ही रहेगा, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आता है आपका कंपास और ट्रैवर्सिंग। भाई यहां से क्वेश्चन आपके भर भर के रहता है, ठीक है, कंपास से भी और ट्रैवर्सिंग से भी। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डिप इंपॉर्टेंट है, होल सर्कल बियरिंग, सन का अगर एजीमुथ एंगल पूछ लिया तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। लोकल अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और आपका ट्रैवर्सिंग भी पूरा इंपॉर्टेंट है जो इसी के साथ है, मैंने बता रखा है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, अगर एरर है ट्रैवर्स में तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेबलिंग, भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 10 मार्क्स का वेटेज की बात करूं तो 5 मार्क्स तो ये 2 चैप्टर लेके जाएंगे यहाँ पे, ये 2 चैप्टर सिर्फ, ठीक है। लेवलिंग में इन्वर्टेड लेवलिंग भी हो सकती है, आपका नॉर्मल लेवलिंग भी हो सकती है, ठीक है, दोनों। रेसिप्रोकल से भी क्वेश्चन हो सकता है, करेक्शन से क्वेश्चन हो सकता है, करेक्शन से पूछा हुआ है बहुत बार। इवन लेवलिंग स्टाफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है जेकेएसएसबी में, बोल देगा अच्छा ये स्टाफ ऐसे था, ये हम काम करते करते टेढ़े चला गया स्टाफ, बताओ भाई ये हमने मेजर किया, ये हमने मेजर किया, तो ये करेक्टेड डिस्टेंस बताओ, बस पाइथागोरस लगाओ निकाल दो। पर बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है जेकेएसएसबी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें कंटूरिंग भी इसी के साथ इंक्लूडेड है क्योंकि लेवलिंग से ही कंटूरिंग होती है, ये आपको पता है। तो कंटूरिंग में इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे जरूरी नहीं कि टेक्योमेट्री से क्वेश्चन होगा, लेकिन एक आधा क्वेश्चन अगर हो तो वो डाल सकता है। छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, आप इसको कवर कर सकते हो। थियोडोलाइट, अब थियोडोलाइट से भी कभी कभार क्वेश्चन होता है, कभी कभार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्लेन टेबल, तो मैं इन सब ये टॉपिक इसलिए लिखे कि आप बस इसको ऊपर से थ्योरेटिकली देख लो, मेथड्स आप लोग बेसिकली पढ़ लीजिएगा, इसके जितने भी मेथड्स हैं सर ने जैसा कि आपको बता ही दिया है। हाँ, थियोडोलाइट्स में जितने भी आपके स्टेप्स हैं, जितना भी होता है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये सारी चीजें जितनी भी होती है, एंगल हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, जितनी भी चीजें आपको दिखेगी वो सब आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो डिजाइन डाटा जितनी भी होती है ना, जो गिवन है, सबसे पहला फोकस वही होता है, प्राइम फोकस पूछने के लिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता है आपको ये चीज याद नहीं होगी, इसलिए गलती के चांसेस है वहां पे, है कि नहीं? तो बेसिक सी चीज है। हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो है आपका क्या, बेसिकली इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पहले वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। इन्वायरमेंट वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट्स है।
एजेई में आपका इसको पूछे जाने का सवाल जो है, चीजें थोड़ा यहाँ पे बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं क्यों बदल जाती है, क्योंकि देखिए वो आपसे डिजाइन नहीं करवा सकता है। फिर से सिंपल सी अगर कहानी, डिजाइन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता है और क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा। तो सबसे पहला जो मेरा पर्सनल यहाँ पे सजेशन रहता है बच्चों को, क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर और क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर आप सब पढ़ के जाइए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए पानी की क्वालिटी कैसी है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि क्वालिटी कैसी है तो फिर मैं ट्रीटमेंट कितना करूं? अगर ऑलरेडी पानी अच्छा है तो मैं ट्रीटमेंट क्यों करूं, है कि नहीं? तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्या? क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे आप पूछोगे सर टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं, वहां पे कौन सा ब्लू कोबाल्ट प्लेट किस में यूज होता है, टर्बिडिटी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड स्केल क्या है, जैसे सिलिका हो गया, फॉर्मजीन हो गया, या नेफ्लोमीटर क्या होता है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो कलर कैसे मेजर करते हैं, उसके बाद ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं। जैसे टीओएन पूछ लेगा, आपको बोल देगा 250 ml का डाइल्यूटेड है, 25 ml आपने मिलाया है, टोटल 250 ml बताइए, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होगा, तो ये पूछ लेगा। ऐसे ही आपको अलग अलग, जैसे आपका डिसीजेस पूछ लेगा, कौन से वाले पैथोजेंस के कारण कौन सी डिसीजेस हो सकती है, कॉलीफॉर्म्स क्या होता है, पैथोजेंस को मेजर करने के लिए कॉलीफॉर्म कैसे निकालेंगे, एमपीएन नंबर क्या है, ये सब सवाल आपसे आ सकते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन आपसे पूछेगा, जो कहां पे आ जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड रॉ वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना आपने स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट ही तो करना था। अगर ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा। तो इन्वायरमेंट हमने स्टार्ट की ट्रीटमेंट के लिए किया, तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जैसे फ्लॉक्यूलेशन, क्लैरिफ्लॉक्यूलेटर क्या है, उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन क्या है, एरिएशन में कौन से अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं, उसके बाद आप एरिएशन क्यों करते हो, एरिएशन से आप किसको हटाना चाहते हो, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे अलग अलग गैसेस को आप हटाना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पूछेगा। अब हम डिटेल में नहीं चलेंगे, बट आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सीवरेज सिस्टम। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप ये पढ़ लीजिएगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होती है, उसमें सारे मेथड आपको याद होने चाहिए, अर्थमेटिक कब यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक कब यूज करेंगे, इसके कभी कभी फॉर्मूले पूछ लेता है। आगे अगर आप चलोगे तो सोर्सेस ऑफ वाटर भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कहां से सोर्स लोगे, क्या करोगे, किस तरीके से आप पानी को लाओगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीवरेज सिस्टम, ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलेंगे तो डिस्पोजल मेथड, जो सीवेज को आप डिस्पोज करोगे वो कहां पे डिस्पोज कर रहे हो, किस तरीके से, उसके लिए आप क्या क्या फैक्टर मेजर्स ले रहे हो, ये सारी चीजें। और लास्ट टॉपिक की मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। और एक और चीज मैं इन्वायरमेंट में अभी इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे पेपर में यहीं से पूछ रहा है। आपको अगर मैं बताऊं, अभी रिसेंट में डीडीए जेई का एग्जाम हुआ, यहां से आपको सवाल देखने को मिले। तो आजकल एयर और नॉइज पोल्यूशन उनके ज्यादा फेवरेट हो गए। क्यों? हाँ, ज्यादा एयर, क्योंकि बच्चे क्या है, ऊपर के टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हैं, बच्चे ऊपर के सारी चीजें पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लास्ट आते आते बच्चे थक जाते हैं, वो फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये टॉपिक्स के याद करना। आप इसको याद कीजिए, इसके सारे पॉइंट जाइएगा पढ़ के, आपको इस साल भी एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में भी 10 मार्क्स में हमने आपको ये सारी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है इसको पढ़िएगा। कुछ और टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे पढ़ने चाहिए उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो सर आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका रेलवे। तो आइए आपको रेलवे का सिलेबस बताते हैं। जैसे सर ने कहा कि रेलवे भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का है और ये छोटा सा टॉपिक है सर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में एयरपोर्ट, रेलवे और हाईवे ये सब इंक्लूडेड होना चाहिए था, पर हाईवे अलग 10 मार्क्स का है, रेलवे अलग 10 मार्क्स का, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको 2-3 क्वेश्चन जनरली रहते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। और मैंने आपको एक क्लास में बता भी रखा है कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर रेल से बात करें तो रेल से जनरली कितने टाइप का रेल होता है आपका, जो ब्रॉड गेज रेल क्या हो गया, एमजी क्या हो गया, ब्रॉड गेज कहाँ पे यूज होगा, कितना लेंथ का होगा, उसमें वेल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें, वो हमने सब कुछ कर रखा है। डिफेक्ट इन रेल वो कर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट क्रीप ऑफ रेल, ये भी मैंने तुमको बता रखा है। तो क्रीप ऑफ रेल से क्वेश्चन रहते हैं। अब स्लीपर की बात करें तो स्लीपर में स्लीपर डेंसिटी रहेगा और कौन कौन से स्लीपर हम जनरली यूज करते हैं और किस स्लीपर के नीचे किस टाइप का बलास्ट चाहिए, ये भी मैंने आपको बता रखा है क्लास में। ठीक है, तो बलास्ट इसी के अंदर आ जाता है कि किस पर्टिकुलर स्लीपर के नीचे किस टाइप का बलास्ट आप यूज करोगे। फॉर्मेशन से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी एक कंक्रीट मेट टाइप का होगा, सपोर्ट रहेगा सब ग्रेड के तरह। और नेक्स्ट आपका फास्टनर। अब फास्टनर से फिश प्लेट,
से काफी क्वेश्चन रहते हैं। स्पाइक्स, कितने टाइप की स्पाइक्स हम यूज करते हैं, बोल्ट किस टाइप की यूज करते हैं, तो इनसे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट रहता है ज्योमेट्रिक डिजाइन। अब ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन रहते हैं। डिजाइन ऑफ ग्रेडियंट पे भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका कैंट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व के ऊपर हो सकता है, आपका स्पीड कैलकुलेशन पे हो सकता है, किससे, मार्टिन्स फॉर्मूले से क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। आपको याद होगा पिछली बार क्वेश्चन जो है आपके 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से थे, तो इसमें टाइप ऑफ क्रॉसिंग से काफी क्वेश्चन थे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग यूज कहां पे करते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन थे। अब सिग्नल से कभी कभार क्वेश्चन रहता है, कभी कभार नहीं रहता, और ये जो ये ब्रिज टर्मिनोलॉजी है, इसमें से भी क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री, ये सेकंड रेल स्लीपर बलास्ट फॉर्मेशन, फास्टनर एंड क्रीप ऑफ रेल, आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी में से सारा डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है एफएम और ओसीएफ। तो जैसा कि सर ने आपको रेलवे के बारे में बता दिया, एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है बट एक इफेक्टिव सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर आप इसकी तैयारी करते हो, इसकी तैयारी आपने कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कट ऑफ पार भी करवा सकता है, क्योंकि वो बहुत होता है कि बहुत बच्चे इसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ते। नेक्स्ट आते हैं एफएम ओसीएफ। ये जनरली ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जनरली ओसीएफ तो पढ़ भी लेते हैं, एफएम बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि उनको जनरली टफ लगता है। तो एफएम की अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं, तो सबसे पहला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जितनी भी चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कवर होगी, वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। जितनी भी चीजें आपसे बेसिकली यूनिट पूछी जाती है, डायनामिक विस्कोसिटी की क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलैरिटी क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। उसके बाद आपका अगला आता है प्रेशर मेजरमेंट, जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका कैसे लगेगा, प्रेशर मेजरमेंट क्या होगा, पास्कल्स लॉ क्या होंगे, ये सब बहुत डायरेक्टली बहुत बार पूछ लिया जाता है। बायोन्सी क्या होगा, मेटा सेंटर क्या होगा, कहां पे लाई करेगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे फ्लो थ्रू पाइप से। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको हाइड्रोलिक मशीन की जब बात करेंगे तो हाइड्रोलिक पंप्स हो गए, ये सारे टॉपिक से एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप बस इसका बेसिक करके जाइएगा, बहुत डिटेल में आपको बहुत चीजें याद नहीं करनी है, जैसे रोटेशन ये सारी चीजें हैं, आप बस उनको इसमें पढ़ के चले जाइए। नेक्स्ट आपका बाउंड्री लेयर थियरी, वन ऑफ द फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको सवाल ऑब्वियसली मिलेंगे, फैक्ट फिक्स है, यहां से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगला है आपका क्या, डायमेंशनलेस एनालिसिस है, यहां से भी आपको जो है सवाल देखने को मिलेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पार्ट हो गया किसका, एफएम का। नीचे आ जाते हैं ओसीएफ में जैसे आपको स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ के रिलेशंस पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स क्या होते हैं, किस तरीके से, अगर मान लीजिए हो सकता है एक आध आपको छोटा सा चैनल दे दे और इकोनॉमिकल और एफिशिएंट दे दे, कुछ आपसे कुछ वैल्यूज निकलवा ले, और एक चीज ध्यान रखना, वो वैल्यूज जो निकलवाएगा ना, तो ऐसे निकलवाएगा जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उस हिसाब से चीजों को याद रखिएगा। लास्ट में आपका यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, हाइड्रोलिक जंप। तो अगर मैं बात करूं ओसीएफ की, तो ये 10 में से 5 मार्क्स तो आपको क्या है, ओसीएफ के आसपास देखने को मिल जाएंगे, और 10 मार्क्स का आपको मोस्टली फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा। अगर आपने इसको पहले पढ़ रखा है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर अभी आप जैसे तैयारी कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, तो आप बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट पढ़ लीजिएगा, फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ लीजिएगा, इसमें जैसे ये याद कर लीजिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी चीजें याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। ये चीजें, स्पेसिफिक एनर्जी की सारी चीजें याद कर लीजिएगा, रिलेशन, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजों को याद कर लीजिए। क्यों होता क्या है, अगर आप बेसिक भी पता है ना, तो वहां पे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके माइंड में एक मैपिंग हो जाती है कि हाँ ये सारी चीजें हो सकती है, और इनके आप बेसिकली क्वेश्चन लगा लेना। अगर एफएम आपने जैसे नहीं भी पढ़ रखा होगा ना, तो जैसे कुछ पीओक्यूज कहीं कहीं आए होंगे, जैसे एसएससी में हो गया या अलग अलग जेई में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से मुझे लगता है ओवरऑल में आप अगर 15 मार्क्स है, किसी ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, तो 10 से 12 आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो उतना एक अच्छा स्कोर कहलाएगा एफएम और ओसीएफ से। क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। सर आपको यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट की एनालिसिस बताएंगे। ओके, तो सर ने जैसे अभी इसके बारे में भी बोला, सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोली कि भाई जो ये 3 टॉपिक है ना, इनसे आप पढ़ लो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके इनसे रहेंगे। बाउंड्री लेयर से तो देखो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, उस जैसे सर ने बताया, लेकिन मेजर जो ये 3 टॉपिक है, इनमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। जैसे फ्लो थ्रू पाइप में सर ने बोला लॉसेस पूछ सकता है आपसे, आपको बोल देगा ये पाइप ऐसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन। प्रेशर मेजरमेंट सर ने बताया कि भाई आपका बोयेंसी से क्वेश्चन बन सकता है, उसमें मेटा सेंटर क्या है, बी ऊपर हुआ, जी नीचे हुआ तो क्या होगा, एम ऊपर हुआ तो ऐसे। सेम प्रेशर मेजरमेंट में भी सर ने पूरा डिटेल में बताया।
प्रॉपर्टीज। तो ये 3 टॉपिक आप कवर कर लेते हो और नीचे ओसीएफ का सारा टॉपिक कवर कर लेते हो, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, क्रिटिकल डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, फॉर्मूले बेस्ड है पूरा ओसीएफ। तो फॉर्मूला अगर पता होगा तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। यूनिफॉर्म फ्लो में एफिशिएंट और इकोनॉमिकल चैनल क्या होता है, सबसे ज्यादा यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। जीवीएफ में प्रोफाइल, अलग अलग टाइप की प्रोफाइल कौन कौन सी होती है पानी की, उनके बारे में पूछ लेता है, और हाइड्रोलिक जंप। तो आप यहाँ पे जो 15 में से आराम से 10 से 12 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आप पंप्स छोड़ देते हो, क्योंकि जनरली हम पंप्स जो है सिविल वाले थोड़ा सोचते ही है कि थोड़ा सा टफ है, और आपका बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ चीजें जो है कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका सोम एंड स्ट्रक्चर। तो सोम एंड स्ट्रक्चर इन्होंने कंबाइंड सिलेबस में लिखा हुआ है, और कुछ पार्ट मैकेनिक्स की भी जरूरत बिल्कुल कुछ पार्ट मैकेनिक्स के भी हैं। तो इसमें फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, आपका फटीक फेलियर क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें, स्ट्रेस स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, ये थोड़ा सा पढ़ लो। जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका, हाँ उसमें डिफॉर्मेशन भी पूछ लेगा कि अगर प्रिज्मेटिक बीम है, लोड लग रहा है सामने, क्रॉस सेक्शन थ्रू सेम है, तो बताओ डेल्टा निकालते पीएल बाई ए सीधा, ठीक है। एसएफडी बीएमडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये 2 चैप्टर तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले के, ठीक है। एसएफडी बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शेयर फोर्स क्या है, जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं विद इन द बीम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बेंडिंग अगर बीम में आ रही तो कहां पे कितना बेंडिंग होगा, मैक्सिमम कहां पे, मिनिमम कहां पे, जैसे पूछ लेता। अच्छा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्ट पे क्या रहेगा बेंडिंग मोमेंट, 0। मैक्सिमम कहां पे रहेगा, बीच में। वहीं पे शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स बीच में क्या चेंज होता है, 0 पे होता है, और सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें पूछता है आपसे। फिर बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस में देखो, शेयर स्ट्रेस में कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार नहीं पूछता है। सीधा क्रॉस सेक्शन बना देगा, बोल देगा इसमें मैक्सिमम कहां पे होगा, कितना होगा, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस से आपका फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ये तो ध्यान रखना। जो आपकी फ्लेक्सुरल इक्वेशन है उससे क्वेश्चन रहेगा। फ्रीज्ड बीम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, रेयरली है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है टॉर्जन। अब टॉर्जन अगर मैकेनिकल होते तो मैं बोलता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिविल है तो एक आधा क्वेश्चन ही रहेगा। एक क्वेश्चन छोटा सा बोलेगा हॉलो और सॉलिड में किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेंगे, या टॉर्जन किस एक्सिस के अबाउट होता है, तो वो सब चीजें। फिर आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन, यहां से क्वेश्चन रहते हैं। मोहर सर्कल से आपका क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो वो आप पढ़ के जाओ, एनालिटिकल और दोनों ही मेथड आपको करके जाने पड़ेंगे। आप ट्राइएक्सियल मत करना, बायएक्सियल मत करना। सिंपल अगर आप क्या बोलते हैं यूनिएक्सियल और बायएक्सियल भी करके चलेंगे तब भी काम आपका बन जाएगा। तो अब प्रेशर वेसल थिन, सिर्फ थिक नहीं आएगा, सिर्फ थिन प्रेशर वेसल आएगा, उसमें से भी डायरेक्ट आता है हुप स्ट्रेस कितना है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस कितना है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी है भाई, सीधा बॉडी बना के दे देंगे, बोलेंगे इधर पुली लगी हुई, इतना वेट लगा हुआ है। अब बॉडी रिजिड है मतलब डिफॉर्मेशन बॉडी में नहीं आएगा, वो जानना चाहता है कि फोर्सेस कैसे होंगे इसमें, तो वो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस निकालना जैसे होता है। और रिजिड बॉडी तुम्हें पता है हाइपोथेटिकल बॉडी है, मान के चलते हैं मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। अब स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो 3 ही टॉपिक है सर, आपको ट्रस एंड आर्चेस और डिटर्मिनेसी हो गया सर, ट्रस एंड आर्चेस हो गए। यहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत बार होता है, जैसे एक आध डेफिनेशन कभी पूछ लेगा, कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या होती है, या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहाँ इस्तेमाल करेंगे कभी कभार। तो बेसिकली आपसे वो डिटर्मिनेसी, इंडिटर्मिनेसी और ट्रस एंड आर्चेस। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन। ये मत छोड़ना भाई, ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में कराया है। डिफ्लेक्शन क्या क्या है, कि कौन कौन से मेथड हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है, सुपर पोजिशन से सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, डायरेक्ट आ सकता है कि अच्छा कैंटिलीवर है, पिन पॉइंट लोड है, बताओ डेल्टा और थीटा यानी रोटेशन और डिफ्लेक्शन कितना होगा, सारी चीजें देखने। और वो जो सर ने बोला अभी बिल्कुल वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। आपका मूवमेंट एरिया मेथड कवर हो जाएगा, कॉन्जुगेट बीम मेथड कवर हो जाएगा, बहुत सारे मेथड कवर हो जाएंगे। तो जो सर ने बोला वो बिल्कुल सही बोला सर। आगे तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर से आपको ज्यादा नहीं पूछेगा, बेसिकली स्ट्रक्चर से बहुत बेसिक पूछेगा कि अगर कुछ आपको एक कंडीशन दे देगा, कंडीशन पे बोलेगा कुछ वैल्यूज निकाल के दे दीजिए। तो सर ने जहाँ पे आपको सॉम स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें जानकारी दे दी है। तो देखिए मेरा एक बेसिक सजेशन रहेगा, आप तैयारी मुझे पता है ऑलरेडी सारे बच्चे कर चुके हैं, आप अभी लास्ट फेज में हो, तो अभी आप रोज क्या कीजिए, कुछ समय दीजिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जितने भी गिवन डाटा है, थ्योरेटिकल डाटा है,
क्या छोटे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। छोटे न्यूमेरिकल कैसे सर, अगर आप जाइए उठाइए प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एजे के क्वेश्चंस, उसमें उसने क्या पूछा है, जैसे बहुत सारे मैं आपको इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट ही ले लूँ, वो बोल देगा डिटेंशन टाइम निकाल दो, वो आपको क्या दे देगा, वो आपको वॉल्यूम दे देगा, वो आपको डिस्चार्ज दे देगा, डिस्चार्ज वो मिलियन लीटर्स में दे देगा। तो इसीलिए जहां पे आपको बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक चीजें बन सकती है, वो सारी के सारे टॉपिक्स हमने आपको बता दिए हैं। और कोशिश कीजिएगा बेसिक चीजें हमेशा याद रखने की। वो एक एग्जाम नहीं, थ्रू आउट द लाइफ टाइम आप जितने एग्जाम दोगे सिविल के, वहां पे आपको बेसिक से सवाल जरूर मिल जाएंगे, है कि नहीं। बेसिक्स कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे सर ने हमने ये सारे टॉपिक्स भी आपके लिए कवर कर दिए। इससे पहले भी आपने यहाँ पे सारे टॉपिक्स देखा था। इसका मार्क्स आप देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 15 दिखेगा। 15 में से डिस्ट्रीब्यूशन आप फिक्स नहीं बोल सकते हो, हाँ 15 लिखा है तो आपको 15 दिख जाएगा। तो है और हाँ बाकी हाँ जो 5 स्ट्रक्चर है मैकेनिक। तो टोटल आप अभी तक 10 सब्जेक्ट देखे और 10 सब्जेक्ट मिला के अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 120 है। 120 आप अगर इतना बेसिक्स या जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पे बोले हैं, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 तो आपको वहीं से दिख जाएंगे। टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो 90-100 वहीं से। 10-20 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके लिए आप श्योर शॉट नहीं बोल सकते हो, या वो आपको कोई नहीं बोल पाएगा कि वो कहां से आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो इसीलिए उसके लिए आपको नहीं सोचना है, आप अपने बेसिक जितने रेडी करके रखे हैं वापस से उसको रिवाइज पूरा का पूरा कर लीजिए। बाकी सर कोई सजेशंस बच्चों के लिए? तो जैसे कि सर ने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई कि जो डेटा वाले क्वेश्चन हैं और आप जो बुक में कंसेप्ट के जिनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आप जरूर देख के जाओ कि ये न्यूमेरिकल को मैं किस तरीके से अप्रोच करूं। और मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो 10 सेट का पेपर हुआ था कुछ टाइम पहले, वो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस है कि आप एग्जाम से ठीक दो पहले उस पूरे पेपर को एक बार लगा के चले जाओ। आपके पूरे जो जितने भी कंसेप्ट है ब्रश अप हो जाएंगे एकदम से। वो बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है। उससे ऊपर जाएगा नहीं और उससे नीचे ही होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि रेफरेंस जब तुम्हारे पास अच्छा है तो उसी को करके जाओ। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो 10 सेट का आपका एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन लगा के चले जाना, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा, वो तो वहीं से हमने सारा सिलेबस बनाया है, ठीक है। तो सर ने भी आपको बोला कि भाई अगर आप इतने टॉपिक जो हमने बोले कवर कर लोगे आराम से 100 मार्क्स तक का हो जाएगा। पर जो 20 मार्क्स है वो ऊपर नीचे रहता है, वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी मेहनत की थी, पहले कितना पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था। तो अभी आखिरी जो टाइम है सिर्फ इसको इस तरीके से यूटिलाइज करो, जितना पढ़ा हुआ है उतना एटलीस्ट रिवीजन हो जाए। और रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको ज्यादा क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की रहेगी एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के जो भी आपके आ रखे हैं उनको सॉल्व करो और अपना रिवीजन साथ के साथ चलते रहो, करते रहो, ठीक है सर। तो जैसा कि सर ने भी आपको इस चीज के रिगार्डिंग बता दिया है, तो हम अपने वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इंजीनियर करियर ग्रुप की हमारी वेबसाइट है, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। बाकी सारे अगर आपको और कुछ रिलेटेड डाउट्स है तो आप वहां पे भी जाके आप क्वेरी कर सकते हो कि अगर आपको कुछ हमसे भी अगर कुछ चीजें पूछनी है तो आप वहां से जाके ये सारी चीजों को पूछ सकते हो कि सर प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी चीज आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप के आप साइट पे जाइए, वहां पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हो। तो आपको एक वहां से रिप्लाई मिलेगा और फिर आप वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। ओके, तो सर ने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना डाउट पूछ सकते हो। साइट है आपका, अभी वीडियो है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाके आप अपना क्वेरी टाइप कर सकते हो। और हम दोनों की तरफ से ऑल द बेस्ट सभी के लिए, सभी को ऑल द बेस्ट। अभी तो हम फिर मिलेंगे स्टिल ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एंड थैंक यू। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।